Hello student, welcome to Pi5 Study YouTube channel. Today we will discuss about equal and unequal function, Dirichlet function, domain and range of a function. So in the previous from module 1 to 10 we have discussed about many other function and their graphical solution. In this module we will discuss about some new kind of function and some new method, some new approach to find out the domain and range of the function. So let us start from the first slide. So first we will discuss about equal and unequal function. So first you should know about equal and unequal function होते क्या हैं. इक्वल एंड अनइक्वल फंक्शन को समान और असमान फलन बोलते हैं. इसका यूज क्या है, किस प्रकार के फंक्शन को इक्वल और अनइक्वल में हम कैटेगराइज करेंगे, उनकी क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, इन सभी चीज़ों का हम बात करेंगे. सो हम लेते हैं दो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 2 log x. तो अगर आप एफ एक्स देखेंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ log एक्स स्क्वायर यू कैन राइट दिस फंक्शन एज ए 2 log x. So from the log property fx may be written as 2 log x. But if you talk about the domain of this function fx, so domain of log x square is real number minus 0, because when you plot the graph of log x square, then from that graphical solution you will get to know 0 is not the case of graph of log x square. So domain is real number minus curly bracket में 0 लिख देना आपको. Next we talk about gx. Gx is equal to 2 log x. That means if you plot about the graph of log x, then its domain is ranging from 0 to infinity. So इन दोनों केसों से आप बता सकते हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स अनइक्वल है, क्योंकि इनकी डोमेन अलग अलग है. डोमेन अलग अलग होने का मतलब क्या है कि इन फंक्शन का जो एग्जिस्टेंस है वो अलग अलग डोमेन में अलग अलग सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहा है. दूसरा एक फंक्शन है जैसे एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स. तो सिग्नम एक्स का प्लॉट हमने आपको बताया था. इसका जो डोमेन होता है माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव होता है, और रेंज क्या होती है इन कर्ली ब्रैकेट में -1 0 एंड 1. सिग्नम फंक्शन होते क्या हैं, आप इसको समझने के लिए जाके पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं सिग्नम फंक्शन होते क्या. हमने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू जो रेंज होती है माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक होती है, लेकिन इसकी डोमेन केवल वाई एक्सिस पे ये 3 पॉइंट को पर ही लाई करता है, -1 0 और 1. सेम बात करते हैं जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स. तो इसका डोमेन क्या होता है, आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. ग्राफ कैसे बनाया जाता है हमने पिछले के मॉड्यूल 9 तक, अप्रॉक्सीमेट मॉड्यूल 9 तक हमने आपको केवल ग्राफ ही बनाना सिखाया है. तो वहाँ से आप जाके डिफरेंट टाइप के ग्राफ को बनाना सीख सकते हैं. तो हम बात करते हैं इसका डोमेन. अगर आप ग्राफ बना के देखेंगे तो डोमेन कितना मिलेगा माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, बट देयर विल नॉट बी एनी केसेस वेयर वी इंक्लूड 0. मतलब कि जी एक्स के डोमेन में 0 इंक्लूड नहीं है. और रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसका -1 से +1 के बीच में लाई करेगा. तो इन दोनों के केस में हमने देखा कि जो सिग्निफिकेंस होता है सिग्नम एक्स का ही डायरेक्टली मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स होता है, बट इनका डोमेन और रेंज अलग अलग है. तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि अगर किन्हीं दो फंक्शन का डोमेन और रेंज सेम नहीं है, इसका मतलब दीज फंक्शन आर अनइक्वल, असमान फलन है, जो कि देखने में समान लग सकते हैं. सब मैथमेटिकल ऑपरेटर आप ऑपरेटिंग करके आप देख सकते हैं कोई फंक्शन जो हैं इक्वल हैं, लेकिन रियली दे आर नॉट इक्वल. सो तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है. जी एक्स इक्वल टू 1. तो इसका हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की. तो इसमें क्या होता है, इसके दोनों की डोमेन रेंज इक्वल है. तो वहाँ पे क्या होता है कि एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल हैं. किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप तुरंत प्लॉट करिए और देखिए कि डोमेन और रेंज इसका कहाँ पे मिल रहा है. फिर बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स. तो यहाँ पे देखेंगे अब जो जी एक्स है
उसको हम रूट एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके मॉड एक्स लिखा, बट जी एक्स और एफ एक्स इन केसों में, इन केसेस में एफ एक्स और जी एक्स का जो डोमेन है वो इक्वल नहीं है। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज भी इनका इक्वल नहीं है, क्योंकि जो जी एक्स का रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी अप्लाई कर रहा है, और जो एफ एक्स का रेंज है वो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। so the domain and range are different in both the cases, so in this case the function are unequal। अब बात करते हैं कि इन एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा क्या कि यदि आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, सो इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स इज d1 and domain of gx is d2, so in this case domain of both the functions should be equal, then the function is, you can say, then function has tendency to be equal, and range of these functions should be also equal to each other, and value of the function, if you will put any value in the function, like if you will put x is equal to 0, then the value of both the functions should become like a same, like एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जी एक्स नॉट। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों फंक्शन समान फलन है। फिर बात करते हैं कि डिरिचलेट फंक्शन, डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है। एक होता है डिरिचलेट कंडीशन और एक होता है डिरिचलेट फंक्शन, तो दोनों में कुछ डिफरेंट होता है। डिरिचलेट कंडीशन किसी फंक्शन के लिए अप्लाई की जाती है, बट डिरिचलेट जो फंक्शन होता है उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। लेट अस सी how we can utilize the Dirichlet function in the basic concept of mathematics. So the Dirichlet function is discontinuous everywhere, and you can use it to construct the function that are only continuous at a single point. It is also a standard example of a function that is not a Riemann integral. So these are some kind of definition of Dirichlet function. In many examples you can see this type of like definition. तो इसका कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिरिचलेट फंक्शन सिंपली जो जेई के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं डिरिचलेट फंक्शन आपको दे दिए जाएंगे, या फिर पूछेंगे कि दो चार टाइप के फंक्शन दे देंगे, बोलेंगे इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ऑलवेज डिसकंटिन्यूस होता है। तो इफ द ऑप्शन इज डिरिचलेट देन यू कैन मार्क इट एज ए योर करेक्ट ऑप्शंस। सो लेट अस स्टार्ट, लाइक इफ टू फंक्शन आर, इफ डिरिचलेट फंक्शन है कंडीशंस लाइक two rational number are there, then you can come to a result like two rational number becomes irrational and two irrational number become rational number। so यह कुछ प्रकार की कंडीशंस होती है जहाँ पे हम डिरिचलेट फंक्शन को इन कंडीशन के तहत डिफाइन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यदि एफ एक्स इज इक्वल टू +1 and -1 है, वेयर एक्स इज रेशनल एंड x is irrational in respective case. So just plot the graph of this and then you can see this function is discontinuous everywhere and not differentiable. That means if x is rational then it has +1 value, if x is irrational then it has -1 value. So in this case you can figure out about the Dirichlet function, how you can conclude about the condition for where it is continuous or for which point it is discontinuous. So एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। if f(x) is equal to x square, if f(x) is equal to x then x is rational, and x square if x is irrational। तो अगर आपको पता करना है कि यह फंक्शन कहाँ पे कॉन्टीन्यूस है, कहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, तो आपको क्या करना है, x को x स्क्वायर के इक्वल करिए, फिर देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सो यू विल गेट टू नो x इज इक्वल टू 0 to 1, 0 and 1। सो एट 0 and 1 फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। सो इन दिस वे if this type of questions comes in exam, then you can approach in this way, that these are the point at which the function is continuous and differentiable. But if it is directly asked that what about the
continuity of Dirichlet function, then you can directly say Dirichlet function is always discontinuous. अब बात करते हैं डोमेन की। तो यहाँ पे हम कुछ स्पेशल एग्जांपल की बात करेंगे और आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा देंगे कि डोमेन अलग अलग टाइप के फंक्शन का कैसे निकाला जाता है। जैसे पहला एग्जांपल है f(x = 1/x - 1 x - 2। तो पहली कंडीशन हमने आपको सबसे पहले मॉड्यूल में बताया था कि वाट एवर द इक्वेशन आर गिवन इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब अंश होता है, सही है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश डिवाइड बाई हर। तो जो डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होता है, उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बट जो अंश में होता है, जो अपर होता है, ऊपर होता है, उसकी वैल्यू भी डिफाइन करना ज़रूरी है। बट हमारा टारगेट क्या है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या दिया, x - 1 एंड x - 2, तो उसको इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 करिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x डज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2। तो डोमेन कितना हुआ कि डोमेन यहाँ पे क्या होगा, जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इसका डोमेन होगा, एक्सेप्ट ओनली 2 पॉइंट 1 एंड 2। तो हमने बोला, अगर हमने पहले आपको बताया था कि जब आपको फाइनाइट नंबर लिखने होते हैं तो आप उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो डोमेन इसका क्या हुआ, r माइनस करली ब्रैकेट में 1 एंड 2। फिर दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, f(x = √x² - 5x + c। इसमें क्या होता है, हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इफ रूट f(x) इज गिवन, सो फर्स्ट यू नीड टू डू f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको मिल गया x - 2 एंड x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको रियल नंबर, जो रियल नंबर लाइन मेथड होते हैं, रियल लाइन मेथड, वहाँ से आपको राइट हैंड से पॉजिटिव नेगेटिव लिखते जाना है। और जो कंडीशन अगर f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव लेना है। तो इसका डोमेन क्या होगा, -∞ टू 2 यूनियन 3 टू ∞। अब कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगाना है हमने आपको पहले ही बता दिया था। फिर बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, f(x = √x² - 4 + 1/√9 - x²। इसका डोमेन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहे होंगे, दोनों फंक्शन को ऐड किया गया है। तो हम अलग अलग दोनों फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। तो इन केस ऑफ लाइक एज्यूम फर्स्ट वन इज px एंड सेकंड वन इज gx। सो फर्स्ट केस में f(x) जो px है उसको क्या करेंगे, x² - 4 इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट इज काइंड ऑफ √f(x) टाइप ऑफ फंक्शन। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो x - 2 + x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है कि इसका डोमेन निकालने के लिए ये पूरी वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमें पॉजिटिव लेना है। तो रियल लाइन मेथड पे पॉजिटिव नेगेटिव प्लॉट कर देंगे। तो हम यहाँ पे जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है उसको ले लेंगे। लाइक डोमेन इसका क्या होगा, d1, डोमेन जो px का है d1 वो -∞ टू -2 यूनियन 2 टू ∞। अब कहाँ पे सेमी क्लोज लगाना, कहाँ पे सेमी ओपन लगाना, हमने ब्रैकेट का जो मॉड्यूल आपको बताया था उसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हैं। फिर बात करते हैं qx 9 - x²। इसको क्या करना है, 1/√f(x) वाला केस है। तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 0। एक बात ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है कभी 0 के बराबर नहीं होती। अगर 0 के बराबर हो जाएगी तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटिव का केस हो जाएगा। अब बात करते हैं, इस पूरे को आपने ग्रेटर देन 0 किया, फिर 9 - x² इज ग्रेटर देन 0। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 9 लेस देन 0। फिर x - 3 x + 3 इज लेस देन 0। अब रियल लाइन मेथड पे -3 और +3 को प्लॉट करिए। अब जो नेगेटिव वैल्यू है उस चीज़ को आपको डोमेन में इंक्लूड करना है। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, -3 टू 3। अब हमें यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट मिले x के, px वाले केस में मिला -2 + 2, qx में मिला -3 + 3। अब इनको फिर से रियल लाइन मेथड पे आप प्लॉट करिए। फिर देखिए कि दोनों कंडीशन में कौन कौन सी वैल्यू आपके लिए सेटिस्फाई कर रही है। तो देखेंगे कि -3 से लेके -2 तक की वैल्यू दोनों में कॉमन है और 2 से लेके 3 तक की वैल्यू आपको कॉमन मिल रही है। तो इस प्रकार से आप इसका डोमेन निर्धारित कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द कॉमन
डोमेन ऑफ बोथ द फंक्शन। तो अगर कभी भी ऐसा दिया हो कि दो फंक्शन ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ भी किए हो, तो आप दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकाल के जो कॉमन दोनों फंक्शन के मिल रहे हैं वो आपके फाइनल डोमेन हो जाएंगे। फिर बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस मॉड एक्स। अब आपको पता होगा कि इस केस में आपको करना क्या है, x माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 करना है और x की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड एक्स। अब यहाँ पे आपको दो केस लेना है। पहले केस में क्या लेना है कि जो मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि सभी पॉजिटिव वैल्यू को जो 0 से जितनी भी वैल्यू बड़ी है वो आपके डोमेन हो जाएंगे। दूसरा केस क्या लेना है कि x की वैल्यू लेस देन 0 लेना है। अभी आप क्या कंडीशन मिली, x इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या होगा कि जो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है वो आपकी डोमेन हो गई। अब एक बोल रहा है कि आपकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो डोमेन है, दूसरा बोल रहा है कि जो पॉजिटिव वैल्यू वो डोमेन है। अब हम दोनों का जब कॉमन देखेंगे तो कुछ भी कॉमन मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका डोमेन फाई है। फाई मतलब नल जो सेट्स होते हैं उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि कॉमन दोनों केस में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आपका डोमेन फाई हुआ। इसी प्रकार बात करते हैं अलग फंक्शन की, एफ एक्स इक्वल टू 1/√log x² माइनस 5x प्लस 7 बेस 1/2। अब इस टाइप के फंक्शन में आपको करना क्या है कि सेम लगाना है। आपका फंक्शन यहाँ पे पूरा है log x² माइनस 5x प्लस 7 बेस 1/2। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि ये पूरा जो 1/√f(x) है शुड बी ग्रेटर देन 0। उसके अकॉर्डिंग आपने निकाला x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, इसको रियल लाइन मेथड पे ड्रॉ किया। अब लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव वैल्यू लेना। नेगेटिव वैल्यू आपने लिया तो आपको डोमेन कितना मिल गया, 2 to 3 इन ओपन ब्रेकेट। फिर बात करते हैं कि जो इसके इस टाइप के जो पिछला जो अभी मैंने बताया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको डाउट आ जाता है कि अरे लॉग है तो क्या करेंगे। कुछ भी रहे, आप जस्ट लॉग साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, वाट एवर द वैल्यू इज गिवन in the form of 1/√f(x), you should only write the condition what you know, like assume this is a f(x) and just apply the condition। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई करते हुए जाएंगे तो आप एकदम एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। अगर कुछ भी थोड़ा गड़बड़ी की, अपने मन से अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं इस वीडियो के लास्ट में कि आप रिवाइज करिए, एक बार में देखिए, 2 बार में देखिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए। तो हम कभी टाइम पे कमेंट देखते रहते हैं। अगर आपको हमें लगता है कि आपको थोड़ा और अच्छे वे में समझाना चाहिए तो हम पूरा प्रयास करते हैं। फिर नए एग्जाम्पल की बात करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू log x माइनस 2 बेस x माइनस 3। अब देखिए, अभी तक हमने देखा जो बेस होता था वो फंक्शन ऑफ x नहीं होता था, कोई कांस्टेंट नंबर होता था। तो हम जस्ट क्या कर देते थे, जो पूरे फंक्शन को पॉजिटिव दिखा देते। लेकिन जब लॉग के केस में बेस भी फंक्शन है तो उसके केस में कुछ कंडीशंस होती है। जैसे पहला होता है बेस इज ग्रेटर देन 0, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और जो वेरिएबल है लाइक x माइनस 2 यहाँ पे है उसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब भी लॉग का केस आए तो इन सारी चीज़ों को आपको पहले डिफाइन करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जस्ट लिखा है एफ एक्स इक्वल टू log x माइनस 2 बेस x माइनस 3। तो पहला क्या है, बेस इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 3। दूसरा है बेस डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब बेस को 1 नहीं होना चाहिए। अगर log का बेस 1 हुआ, इसका मतलब क्या होगा, बेस में log 1 की वैल्यू 0 होती है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको इसको भी ग्रेटर डज नॉट इक्वल टू 1 दिखाना है। फिर जो वेरिएबल है यहाँ पे जो x माइनस 2 करके यहाँ पे लिखा गया, उसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 3 कंडीशन लगाएंगे, 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर आपको क्या करना है, रियल लाइन मेथड पे इसको प्लॉट कर देना। पहला केस क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 3 के लिए आपने बना दिया। दूसरा क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको कर दीजिए। तीसरा क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 2, तो उसको ही कर दीजिए। अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन क्या, यहाँ पे देखिए फिगर में जो रियल लाइन हमने बनाया है, इसका प्लॉट किया है। तो 3 से जो सारी बड़ी वैल्यू है उसके लिए हमें तीनों केस में वैल्यू मिल रही है, लेकिन 4 पे केवल वैल्यू नहीं मिल रही है। तो आप लिख दीजिए डोमेन में 3 to infinity माइनस करली ब्रेकेट में 4, क्योंकि केवल 4 पे वैल्यू नहीं मिल रही है।
तो इस प्रकार से आप आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब आपको पता होगा ये जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है इसको हम फ्रैक्शनल एक्स लिखते हैं, और 1/√f(x) वाले कॉन्सेप्ट से एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस आप इसको 0 कर दीजिए। अब इसका प्लॉट करिए, तो प्लॉट में देखते हैं कि जो फ्रैक्शनल एक्स होता है इसकी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होती है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होगी, आप देखिए जस्ट डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस, मतलब सारे रियल नंबर पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। लेकिन जो यहाँ पे इंटीजर है जैसे 0 to 1, 1 to 2, वहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं मिल रही, जहाँ पे एरो लगा है। तो आप सारे इंटीजर को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। कभी फ्रैक्शनल जो फंक्शन होता है कभी भी इंटीजर वैल्यू नहीं देता है, हमेशा कोई वैल्यू देगा वो फ्रैक्शनल देगा। 0.2, 0.4, 0.6, 0.89, मतलब जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1.53, तो जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो फ्रैक्शनल फंक्शन देता है, इसलिए हमने इंटीजर को घटा दिया। अब यहाँ पे जो हमारा डोमेन हुआ r-i हुआ। फिर बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू लॉग। अब यहाँ पे क्या देखिए, पहले लॉग का बेस 2 है, दूसरे लॉग का बेस 3 है, फिर लॉग इसका बेस 4/π है, फिर उसको लिखा गया है कि 1/tan−1x। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड से चलेंगे। सारा कॉन्सेप्ट वही लगाना है कि बेस इज ग्रेटर देन 0, बेस डज नॉट इक्वल टू 0, और जो वेरिएबल है जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या 1/tan−1x, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर द डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। फॉर टू डिफाइन ए फंक्शन इट शुड बी लाइक दैट। अब यहाँ पे आपका जो फंक्शन, आप राइट हैंड साइड से चलिए, पहले वाले लॉग को छोड़ दीजिए। तो जो पहले वाले लॉग को आप छोड़ेंगे तो इसका बेस कितना है 2 ऑलरेडी 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये तो डिफाइन है। अब उससे जो बचा हुआ है उसको डिफाइन करना, लॉग जो बेस 3 लिखा हुआ उसके बाद का लॉग 4/π 1 - tan−1x, इसको डिफाइन करने के लिए इसको आप ग्रेटर देन 0 करिए, तो आपको मिलेगा जो लॉग वाली प्रॉपर्टी से लॉग 1/tan−1x बेस 4/π इज ग्रेटर देन 1। फिर इसको और सॉल्व करिए, 1/tan−1x ग्रेटर देन 4/π। इसका जस्ट अपोजिट करिए तो tan−1x लेस देन 5/4। अब tan−1x लिखा है तो इसको x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो x इज लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो यहाँ से क्या होगा x इज लेस देन 1। तो हमें एक कंडीशन यहाँ से मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या लगाना कि जो हमने बोला कि लास्ट में जो वेरिएबल है 1/tan−1x ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से आपको क्या मिला कि x वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो दोनों कंडीशन को आप प्लॉट से मैच कराइए कि इन दोनों कंडीशन में कॉमन क्या मिल रहा है। तो पहली बात कॉमन की अगर हम बात करेंगे तो एक तो बोल रहा है कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि x से कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ना तो 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसको ओपन ब्रैकेट में लिखना है। तो इस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं कि इनका कैसे लिखना। अब ग्राफिकली भी कर सकते हैं, ग्राफ आप जस्ट बना लीजिए, ग्राफिकली अब tan−1x का ग्राफ आप बना के देख सकते हैं। लेकिन अगर उससे सिंप्लीफाई तरीके से आप ऐसे ही कर सकते हैं, जो डिफिनेशन होती है किसी भी फंक्शन के डिफाइन होने की, अगर उससे आपको मिल जा रहा तो और अच्छी बात है। तो अब आपके पास जैसे जैसे आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको एक ही क्वेश्चन के सॉल्व करने के कई तरीके पता चलते जाएंगे। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और आपको हम बहुत सारी नई नई चीज़ें बताने वाले हैं आगे। तो हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की 10⁻x + 10⁻y = 10 फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो हमने बताया कोई भी फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप y को एक साइड रखिए और x के सारे टर्म को एक साइड रखिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 10⁻y = 10 - 10⁻x, फिर क्या करेंगे लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद हम फाइनली हमको क्या मिलेगा, y = log 10 - 10⁻x बेस 10। अब बस वही 3 कंडीशन लगा लीजिए कि जो वेरिएबल है 10 - 10⁻x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x इज लेस देन 1। फिर दूसरा क्या है कि जो बेस है वो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 है तो ठीक है। तो हमें क्या मिला कि दोनों से कंडीशन क्या मिली कि जो हमारा वैल्यू x की होनी चाहिए वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका डोमेन क्या होगा, -∞ से लेकर के +1 तक होगा, तो आपका डोमेन हो गया। तो आप जस्ट क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ा समझना है, फिर करना क्या है वही सेम ही करना जो हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया है। अब 11 टोटल 11 मॉड्यूल हमने आपको बताया, तो सब में बहुत सारी नई नई चीज़ें बताई होंगी। तो आप उसको नोट्स बना के आप रखिए,
कुछ भी आपको डाउट हो फिर से वीडियो देख लीजिए। आपको ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा और आपको टीचर से दोबारा जाके पढ़ना है, टीचर आपको कब टाइम निकालता है। ठीक है, आपके पास वीडियो आप एक बार नहीं हज़ारों बार देखिए, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उसको आपको एकदम प्रैक्टिस करके उसको वेल अप टू डेट रखना है, तो तभी आपको सारी चीज़ें आगे चल के और भी हेल्पफुल होंगी। फिर बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 4/3। अब इसका डोमेन का हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स का जो फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यूज होती हैं -1 से +1 के बीच में लाई करती हैं। कॉस इनवर्स एक्स का वो भी -1 से +1 के बीच में लाई करती हैं, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन जो साइन और कॉस का है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से +1 होती है। तो जो यहाँ पे जो x माइनस 4/3 है उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। अब इनको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए तो आपको डोमेन कितना मिल जाएगा, 1 और 7, और दोनों पे इक्वलिटी में लेस देन इक्वल टू, इसे 1 इज लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 7 है, मतलब इनको हमें किस में लिखना है, क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखना है। अब कुछ नोट्स है, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए जो NCR होता है वो कॉम्बिनेशन में यूज होता है और NPR जो होता है परम्यूटेशन में होता है। अब इसके डिफिनेशन के लिए क्या चाहिए, जो n है यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो n की वैल्यू हमेशा r से ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, और जो n एंड r है वो उसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। बहुत लोगों को पता भी होगा NCR का मतलब क्या होता है। NCR को लिखते हैं फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। NPR को क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो इस प्रकार से हम सबको डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे फंक्शन यहाँ पे क्या है, 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1, तो आपको क्या करना है, पहले 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एक कंडीशन मिली, फिर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने बताया कि जो NCR के टर्म में जो r होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एक कंडीशन मिली। फिर क्या होता है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, यहाँ से एक कंडीशन मिली। तो तीनों को कंबाइन कर लीजिए, रियल लाइन पे ग्राफ बना लीजिए, फिर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन यहाँ पे क्या मिल रहा है कि 1/2 से लेके 17/3 तक सभी वैल्यू मिल रही हैं, लेकिन हमने आपको एक कंडीशन और बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखिए पीछे, हमने एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई कि जो n एंड r होता है उनकी वैल्यू केवल इंटीजर होती है, कोई डेसिमल आप नहीं लिख सकते। तो इसमें क्या होता है, जो दोनों जो आपको मिल रहे हैं 1/2 से लेके 17/3, तो 1/2 से बड़े और 17/3 से जितने भी इंटीजर हैं उनको आप कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो 1/2 मतलब 0.5 से बड़े और 17/3 मतलब 6 से कम, मतलब 5 तक, 5 तक। तो 1 2 3 4 5 आपको लिख देना है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, रेंज क्या होती है। रेंज हमने आपको बताया कि आप प्लॉट करके देख लीजिए, जो वाई एक्सिस पे जो किसी भी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वो आपकी रेंज हो गई, और डोमेन तो आप पता ही है एक्स एक्सिस वाला। तो अब हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के निकालने के और बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड जो हम आपको बता चुके हैं। इन्वर्स मेथड क्या होता है कि आप किसी भी फंक्शन का मतलब कोई भी फंक्शन उसका इन्वर्स ले लीजिए, इन्वर्स लेने के बाद उसका डोमेन निकाल लीजिए, तो जो डोमेन होगा वो गिवन फंक्शन का रेंज हो जाएगा, मतलब इन्वर्स मेथड हो जाता है। फिर क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन कुछ होता है, जैसे कोई फंक्शन आपको दिया है लाइक y इक्वल टू x²/1/x², तो इसमें आपको जस्ट अप्रॉक्सीमेट करना, कुछ वैल्यू x को 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, फिर देखिए कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है। हो सकता है कोई आपने वैल्यू रखा उस पर फिर वो मतलब एक जो y की वैल्यू है एक बार बढ़े फिर घटने लगी, इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम और मिनिमम आपको मिल गया, तो आपको रेंज मिल गया। डिफ्रेंशिएशन मेथड क्या होता है कि अगर आपको y इक्वल टू f(x) दिया तो आप dy/dx इक्वल टू 0 करिए, तो x की कुछ वैल्यू निकल जाएगी, जो कि वहाँ से आपको निकाल सकते हैं कि इसका रेंज क्या है y में रख करके। क्वाड्रेटिक मेथड क्या होता है कि क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, वहाँ पे जो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो विविधकर बोलते हैं वो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये सारे कुछ मेथड हैं। अब जैसे जो डिफरेंशिएशन वाला बोला, अगर कोई किसी भी फंक्शन का आप dy/dx इक्वल टू 0 करते, इसका मतलब क्या है कि उसका स्लोप 0 है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकालते जाइए। तो 2-3 स्लोप आप निकालेंगे, देखेंगे कि एक बार वैल्यू dy/dx इक्वल टू 0 कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे वो कुछ टाइम तक बढ़ेगी, फिर घटने लगेगी, मतलब आपको जो y एक्सिस पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की है वो डिफाइन हो जाएगी। तो बस वही आपको फाइंड करना है कि रेंज के लिए कि जो y एक्सिस पे जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है आपने उसको निकाल लिया, बस आपका काम खत्म हो गया, वही आपका रेंज हो गया।
फिर बात करते हैं जैसे एक फंक्शन गिवन है y=2x/1/x² बोल रहा है कि इसका रेंज बताइए। अब रेंज निकालने के लिए आप या तो इस फंक्शन को प्लॉट करिए, प्लॉट करके आप देख लीजिए वाई एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है, या फिर एक्स की वैल्यू 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए। तो आप जैसे जैसे एक्स को बढ़ाते जाएंगे, मतलब 0 1 2 3 रखिए, तो देखेंगे कि मतलब वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। जैसे निगेटिव में 0 -1 -2 रखिए, फिर देखेंगे वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है -1 आ रही है, मतलब निगेटिव वाई की डायरेक्शन में। तो आप वहाँ से बता सकते हैं कि रेंज इसका -1 से +1 है। या फिर ग्राफ आप बनाना सीख गए होंगे तो आप ग्राफ बना के देख सकते हैं, सिंपल सा मेथड है। फिर बात करते हैं एक वही जो मैंने बताया कि y=2x/1+x²। तो आप इसको y के टर्म में लिखिए, मतलब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखिए, फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d=0 करिए, आपको फिर वहाँ से भी मिल जाएगा। तो अब बहुत सारे मेथड है, आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आपको बहुत सारे मेथड मिलना शुरू हो गए हैं। f(x)4(x) + 4(x) + 5x + 5(x) + 5। अब क्या करना है कि इसका हमें रेंज निकालना। हमने बताया था कि बहुत पहले स्टार्टिंग के मॉड्यूल में कि जो f(x + 1/f(x) होता है, इसकी वैल्यू > 2 होती है। मैक्सिमम जो मतलब जो मैक्सिमम केसेस में होता है कि जो f(x + 1/f(x) की जो वैल्यू होती है वो 2 तो होती ही होती है, मिनिमम वैल्यू 2 होती है। तो रेंज में क्या हम करते हैं कि मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो 4 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4x + 4⁻⁻x, इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी हुई 2। वैसे 5 वाले केस में 5x + 5 इसकी वैल्यू 2 हुई। अब आपको करना क्या है कि 2 + 2 + 5 मतलब 9, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है 9। अब 9 से लेकर के इन्फिनिटी तक आपको वैल्यू मिलती जाएगी, तो रेंज आपको डिफाइन हो गया। फिर देखते हैं f(x) = x - (x) + x 1/(1 + x) अब आपको करना क्या है कि f(x) अब फ्रैक्शनल तो जस्ट आपको दिख रहा होगा फ्रैक्शनल लिखा गया। फिर आप क्या करिए कि आप देख लीजिए रेंज कहाँ पे है। तो एक बार फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है। तो आप 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा। तो इसकी रेंज कितनी हुई 0 से लेके 1/2। लेकिन जो 1/2 पे हमने क्या किया है ओपन ब्रैकेट लगाया। क्यों ओपन लगाया? क्योंकि जो फ्रैक्शनल की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में ही आती है, डेसिमल पॉइंट में आती है, नॉट इंटीजर। तो इसलिए हमने मतलब यहाँ पे मतलब 1/2 पे वैल्यू जस्ट पहुँच रही है लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। फिर बात करते हैं f(x) = e⁻sin x + cos x। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, क्या करते हैं इस टाइप फंक्शन के लिए, तो ये सब साइन कॉस टैन कॉट दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन। सो इनके सब पीरियोडिक फंक्शन, आप इसका पीरियड निकाल लीजिए। अब इसका पीरियड निकाल के आप उसका देख लीजिए उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे कितनी आ रही है और 1 पे कितनी आ रही है। अब जो दोनों के बीच का जो उन दोनों के बीच की कौन सी ऐसी वैल्यू जिसके लिए वो मैक्सिमम आ रहा है, तो दोनों बीच के लिए π/4 होता है। π/4 की वैल्यू कितनी होती है √2 होती है, 1/√2 होती है। तो उस प्रकार से आप मतलब देख सकते हैं कि इसकी रेंज जो होगी 1 और √2 के बीच में ही लाई कर दी, क्योंकि वो पीरियड के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। या फिर ग्राफ बना लीजिए, सिंपल सी बात है, ग्राफ बना लीजिए। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपको रेंज जो वाई एक्सिस पे मिलेगी e और e⁻√2, इनको आप क्लोज ब्रैकेट में पाएंगे। फिर अभी हमने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, इसमें कुछ सारे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको नए लग रहे होंगे। सो दीज कॉन्सेप्ट आर न्यू बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द हाउ वी आर डूइंग, लाइक whatever I taught you, just it is a kind of like some fundamental things. So fundamental things means you have to learn one by one each examples. So what you do, you revise more and more, and once you understand this type of problem, do by yourself once again, make your own notes so that you can get much idea. मतलब बहुत ज़्यादा आपको समझने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत तो डालनी ही पड़ेगी। तो इन चीज़ों को आप समझिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको समझ में ना आए, आप देखिए और कमेंट करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम आपको पूरा प्रयास करेंगे बताने का। फिर बात करते हैं कि इस पाई स्टडी यूट्यूब चैनल को, तो अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों को और शेयर करें, जिससे हो सकता है कि आने वाली वीडियो में आपको और भी अच्छे कंटेंट मिले।
अब यहाँ तक हमने क्या किया है कि आपको पूरे फंक्शन के मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 11 तक फंक्शन के डिफरेंट टाइप के नेचर, फंक्शन के डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम, फंक्शन के डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हमने आपको एकदम विधिवत अच्छे तरीके से एकदम इजी वे में समझाया है। लेकिन अगर कुछ भी आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, डाउट अच्छी बात, अगर डाउट हो रहा है तो और अच्छी बात है, तो आप उसको सीखने का प्रयास करिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखिए। तो यहाँ तक हमने आपको फंक्शन का एक डिटेल में आसान तरीके से आपको फंक्शन पढ़ा दिया। अब हम आगे बात करेंगे लिमिट की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में, अगले मॉड्यूल में हम आपको पढ़ाएंगे लिमिट, और उसके लिए हम आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।